हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकुलाम एंड QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 to the power minus 29 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इसका भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहाँ पर एक चार्ज है QA, ओके, और यहां पर एक चार्ज है QB। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है A है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 20 सेंटीमीटर है। ये हो गया मिड पॉइंट O। हम लोगों को कैलकुलेट करना है QA के कारण और QB के कारण पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मिड पॉइंट का चार्ज A से डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, और मिड पॉइंट से पॉइंट B का डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R2। यहाँ पे R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे और कितने होंगे 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 into 10 -2 मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा। ओके, 0.1 मीटर। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, QA के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है E1, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा K QA अपान R1 स्क्वायर। ओके, और QB के कारण पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको भी हम लिख लेते हैं E2 इक्वल टू हो जाएगा K QB अपान R2 स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, हम लोग लिख सकते हैं R1 और R2 दोनों इक्वल हैं। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 0.1 मीटर है। QA इक्वल टू QB है इक्वल टू कितना है 3 माइक्रोकुलाम। QA और QB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये भी 3 माइक्रोकुलाम है, ये भी 3 माइक्रोकुलाम है, बट नेचर अपोजिट है। ठीक है, तो QA और QB दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और कितना है 3 माइक्रोकुलाम। इस हिसाब से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो E1 इक्वल्स टू हो जाएगा K QA अपान R1 स्क्वायर, और यहाँ पे E2 इक्वल्स टू हो जाएगा K QA अपान R1 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे E1 और E2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए पॉइंट O पर चूंकि QA क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके कारण पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, इधर होगा। ठीक है, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। और एक QB क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण भी पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी E1 के ही डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड होता है। ये हो गया E2। अब पॉइंट O पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E1 और E2 दोनों के
एड के इक्वल होगा, ठीक है, सम के इक्वल होगा, ठीक है। पॉइंट ओ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और E2 के सम के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओके, यहाँ से हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2, और E1 E2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 2E1, यहाँ से 2 इंटू के क्यू ए अपान R1 स्क्वायर। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए E इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू के का वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है, और क्यू ए का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोकुलाम, 3 इंटू 10⁻6 अपान R1 स्क्वायर है। तो R1 का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 0.1 टू द होल स्क्वायर। ये डाटा हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं और इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 इंटू 9 18 इंटू 10⁻3 इंटू 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.001, सर 0.01 होगा। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01, ओके। 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर 3 और 10 पे -3, सॉरी 10 पे पावर 9 होगा, 10 पे पावर 9, 10 पे प्लस 9, 10 पे -6, तो 10 पे प्लस 3 बचेगा, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻², ठीक है, या 54 इंटू 10⁻5 -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +3 +2 +5 हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया मिड पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ओके, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन की, अगर इस पॉइंट ओ पर एक निगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप जानते हैं सेकेंड क्वेश्चन है F इक्वल्स टू होता है, अगर किसी चार्ज Q को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दें तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक है। यहाँ पर E का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है और Q का वैल्यू गिवन है। यहाँ पर निगेटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 इंटू 10⁻29 कूलम। तो Q का वैल्यू रखिए 1.5 इंटू 10⁻29 इंटू E का वैल्यू आया है 5.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौक 60 हो जाएगा, और 15 फिजा 75 और 6 81। हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 8.10 इंटू 10⁻23 न्यूटन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू। अगर इस पे हम लोग कोई चार्ज रख देते हैं Q, ठीक है, तो इस पर इतना फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज हम लोग रखते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज हम लोग रख देते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में निगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स जी, ठीक है, ए की ओर होगा। क्लियर है, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं। ओके, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at point A equals to 0, 0 minus 15 centimeter and B equals to 0, 0 plus 15 centimeter respectively. What is the total charge and इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे रहा हूं। ओके, यह एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये हो गया जेड एक्सिस। यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज हैं, QA और QB। QA का जो पोजीशन है वो है A पर है और इसका पोजीशन है 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, और QB का जो पोजीशन है वो है यहाँ पर है और इसका पोजीशन है 0, 0, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज QA है, सॉरी QB है और इस पॉइंट पे चार्ज QA है। ओके, पोजीशन गिवन है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इसके इस सिस्टम का टोटल चार्ज, तो देख रहे हैं जितना चार्ज पॉजिटिव में है उतना ही चार्ज निगेटिव में है। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। देखिए QA और QB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, सॉरी नेचर क्या है, अपोजिट है। तो ये दोनों चार्ज मिलकर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। कैसे 0 होता है, देखिए Q इक्वल टू हो जाएगा QA प्लस QB। QA का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस QB का वैल्यू है माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। दोनों का अगर हम लोग एड निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। अब बात करते हैं इस सिस्टम के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L। ठीक है, जिनको ये नहीं पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं डायपोल से रिलेटेड। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर गिवन है QA इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और QB का वैल्यू भी सेम ही है। ठीक है, QB का वैल्यू है माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। अब बात करते हैं इनके बीच के टोटल डिस्टेंस की। ठीक है, ओरिजिन है यहां से इस पॉइंट A का जो डिस्टेंस होगा वो 15 सेंटीमीटर और B से एक O के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, वो भी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 2L का तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट का। तो आप जानते हैं P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L। डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेज के बीच के
डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q इंटू 2L, Q का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷ और 2L का वैल्यू है 0.3। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, यानी कि 0.75 इंटू 10⁻⁷ यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁸। हाँ, इसका यूनिट होगा कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, एक क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड। मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे सामने एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. Sorry. ओके, ट्रेन की वजह से डिस्टरबेंस हो गया है। चलिए, तो हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट गिवन है और कितना है? 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ओके, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पे रखा गया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमको कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टार्क लगेगा। तो आप टार्क का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। बस इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू रखना है और कैलकुलेट कर देना है। P का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁹ और E का वैल्यू है 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, 4 इंटू 5 20, 10⁻⁹ 10⁴ कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है। डिवाइड कर दीजिए तो 10 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। ओके, या हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये हो गया टार्क का वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, 1 मिनट। ओके, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ पॉलीथीन पीस रफ्ड विथ wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁷ coulomb. Okay, first question is estimate the number of electrons transferred from which to which. Okay, and next question is there a transfer of mass from wool to polythene? Okay, तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉलीथीन पीस है और ये हो गया वूल। ओके,
तो देखिए क्वेश्चन गिवन है, बुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, ये बुल है और ये है पॉलीथीन, पॉलीथीन है, ठीक है। इस पर आ रहा है निगेटिव चार्ज, कितना आ जा रहा है, चार्ज का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। तो आपको बताना है अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएंगे, हम जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो जाती है वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यह जो बुल है उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि बुल में इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है। वह इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता कहां से हो जा रही है, पॉलीथीन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहे हैं किसमें, वुल में, ठीक है। तो इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पर पॉलीथीन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, n इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू हो जाएगा n × E, ओके। और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल्स टू होगा Q/E, ओके। Q का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, और E क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब देखिए अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.875 × 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। क्योंकि पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वुल में, इसीलिए वुल क्या हो जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। तो वुल में इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी हो जा रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां तक, पॉलीथीन से वुल से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉलीथीन टू, मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम पॉलीथीन टू वुल, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या 1 मिनट, क्वेश्चन विदाउट, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्वेश्चन ये है कि एस्टिमेट यहाँ पे दिया है, पॉलीथीन पीस रब्ड विथ बॉल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻1, इस पर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। ओके, पॉलीथीन पे जो चार्ज हो जा रहा है वो नेगेटिव जा रहा है, दैट मीन्स वुल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, पॉलीथीन में, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक ट्रांसफर हो रहा है, वुल से पॉलीथीन में, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वुल से निकलकर कहां चले आ रहे हैं, पॉलीथीन में, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन में मास होता है और इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना मास लेकर आएगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन है कितना मास इसमें ट्रांसफर होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसफर ऑफ मास जो होगा m हो जाएगा n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n का वैल्यू आया है 1.875 × 10⁻12, जबकि
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.7, कैलकुलेशन कर सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻18 kg। ओके, ये हो गया मास का ट्रांसफर। और कहां से कहां तक ट्रांसफर होगा? वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर ही हो रहा है, पॉलीथीन में हो रहा है। तो पॉलीथीन का मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा और वूल का जो मास होगा स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है अपने साथ साथ चार्ज, नेगेटिव चार्ज और मास लेकर जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके। ओके, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आज की इस वीडियो का 5th क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, गिवन फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. Which charge has the highest charge to mass ratio? ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है ये 1 को चार्ज नंबर 1, 2 और 3 में इनका साइन क्या होगा, और दूसरा ये बताना है कि किस चार्ज का चार्ज टू मास जो रेशियो है सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं आप, जो पार्टिकल 1 है और पार्टिकल 2 है, ये दोनों पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये दोनों चार्ज 1 और 2 दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ओके, और जो पार्टिकल 3 है वह नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल 3 है वह पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। यहां पर मैं बता सकता हूं 1 and 2 आर नेगेटिवली चार्ज्ड, particles, while 3 is positively charged particle. ओके, अब हमको फाइंड करना है कि इनमें से तीनों पार्टिकल में से किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, मान लेते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना है? E है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और इनका मास कितना है? M, ठीक है। हम जानते हैं E इक्वल्स टू कितना होता है, F इक्वल्स टू कितना होता है? Q इंटू E। ओके, अब यहां से देखिए, और A इक्वल्स टू कितना होता है? F अपॉन M। अगर हम वैल्यू रख दें तो A इक्वल्स टू हो जाएगा QE अपॉन M, ठीक है। एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ इन दोनों दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये तीनों पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इन सभी पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इन तीनों पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? ए इक्वल हो जाएगा F अपॉन M। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू Q इंटू E होगा। यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा QE अपॉन M। ओके, ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं यहां पर अगर हम लोग इक्वेशन लिखे डिस्प्लेसमेंट का, तो y इक्वल हो जाएगा हाफ AT²। अगर स्टार्टिंग में तीनों पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से तीनों पार्टिकल अगर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तब
स्टार्टिंग में इनका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू रख दे रहे हैं, यहां से लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2 QE अपान m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर Q को हम लोग E मान लेते हैं, तो 1/2 E अपान m कैपिटल E इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से क्योंकि स्मॉल कैपिटल ई दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है ओ और टाइम तीनों पार्टिकल्स के लिए सेम है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू और जो टाइम है तीनों पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो y होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्मॉल ई अपान एम के, जहाँ स्मॉल ई क्या है, पार्टिकल का चार्ज है। ठीक है, तो देखिए जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा उसी पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। ठीक है, जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा उसी पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के कंपैरिजन में पार्टिकल 3 का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 3 के लिए चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पार्टिकल 3 का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसी का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये था हमारा आज का 5th क्वेश्चन। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है।